जरा कल्पना कीजिए, साल है करीब 3000 ईसा पूर्व। मालदीव के समुद्र तटों से कुछ कौड़ियां उठाई जाती हैं। हाँ, वही कौड़ियां जिन्हें हम अक्सर बस सजावट के लिए देखते हैं। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त बिना किसी हवाई जहाज या इंटरनेट के महीनों के सफर के बाद ये छोटी सी कौड़ियां चीन और पूर्वी अफ्रीका में मुद्रा की तरह इस्तेमाल हो रही थीं, मतलब पैसों की तरह। और आज लोग सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण तो बस पिछले 50 सालों की देन है। हाँ, अक्सर माना जाता है कि ये स्मार्टफोन और तेज इंटरनेट का कमाल है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा पुरानी और हैरान करने वाली है। असल में मानव समाज हमेशा से ही लंबी दूरियां तय करता आया है। अगर हम इतिहास देखें तो व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान या नए अवसरों की तलाश में हमेशा सफर करते रहे हैं। और जब वो सफर करते थे तो सिर्फ खुद नहीं जाते थे, वे अपने साथ सामान, पैसे, विचार और अनजाने में अपनी बीमारियां भी ले जाते थे। एकदम सही। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का लक्ष्य भी यही है। हमारे पास मौजूद स्रोतों के आधार पर हम इस पूरी कहानी को समझेंगे। बिल्कुल। खास तौर पर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड नाम के इस विस्तृत अध्याय को आधार बनाकर आज हमारा मिशन इस पूरे विषय का संपूर्ण स्पष्टीकरण देना है, ताकि हमारे सुनने वाले समझ सकें कि आज की ये कनेक्टेड दुनिया आखिर बनी कैसे। तो अगर हम पूर्व आधुनिक दुनिया से शुरू करें तो सबसे पहले दिमाग में सिल्क रूट या रेशम मार्ग का नाम आता है। नाम से तो लगता है कि वहां सिर्फ रेशम बिकता होगा। रेशम तो बस एक हिस्सा था। असल में ये रास्ते एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाली एक जीवित प्रणाली थे, जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं। अच्छा, तो और क्या क्या जाता था इन रास्तों से? इन रास्तों से चीन की पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन जाते थे, भारत से मसाले और सूती कपड़े जाते थे, और बदले में यूरोप से सोना और चांदी एशिया आता था। लेकिन स्रोतों में एक और बहुत दिलचस्प बात है, खाना। व्यापार के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी दुनिया की सैर कर रही थीं। हाँ, और जो चीज दुनिया को सबसे ज्यादा बदल रही थी वो सोना या चांदी नहीं बल्कि यही खाना था। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस वाली घटना, जब उसने गलती से अमेरिका की खोज की तो वहां की फसलें जैसे आलू, टमाटर, मक्का यूरोप पहुंच गईं। और इस एक घटना ने पूरे यूरोप का ढांचा ही बदल दिया, खास तौर पर आलू ने। वो कैसे? मतलब आलू तो बहुत आम सी चीज है। आज आम है, लेकिन तब ये यूरोप के गरीबों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये सस्ता था और कम जमीन में उग जाता था। मतलब कुपोषण के शिकार लोगों को एक सस्ता और कैलोरी से भरा खाना मिल गया। बिल्कुल। आलू की वजह से यूरोप के गरीबों का पोषण बेहतर हुआ, उनकी उम्र बढ़ी और आबादी तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन किसी एक चीज पर इतनी ज्यादा निर्भरता तो खतरनाक भी हो सकती है ना? बहुत खतरनाक। और यही हुआ आयरलैंड में। 1840 के दशक में वहां के किसान आलू पर इतने निर्भर हो गए थे कि जब फसल में एक बीमारी लगी, जिसे पोटैटो फैमिन कहते हैं। हाँ, आलू का अकाल, एक फंगस की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई और लाखों लोग सिर्फ भुखमरी से मारे गए। अरे बाप रे। मतलब एक नए महाद्वीप से आई सब्जी ने पहले तो जीवन दिया और फिर लाखों लोगों की जान ले ली। सही कहा। जब दुनिया जुड़ रही थी तो सिर्फ फायदे ही नहीं, जोखिम भी बढ़ रहे थे। और जोखिम की बात करें तो बीमारियों से बड़ा जोखिम क्या होगा? स्रोतों में बताया गया है कि 7वीं सदी से ही इन व्यापारिक रास्तों से कीटाणुओं का फैलाव शुरू हो गया था। हाँ, लोग अनजाने में बीमारियां फैला रहे थे। ठीक है, आइए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मुझे तो ये, अगर आज के नजरिए से देखें तो ये प्राचीन मार्ग शुरुआती इंटरनेट की तरह लगते हैं। इंटरनेट की तरह? वो कैसे? जाने में कंप्यूटर वायरस यानी असली बीमारियां भी डाउनलोड कर रहे थे। हाँ, ये तुलना सच में बहुत सटीक है, और ये उस दौर की एक कड़वी सच्चाई भी थी। खासतौर पर जब यूरोपीय लोग अमेरिका पहुंचे। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ा था अमेरिका पर कब्जा करने के लिए। बिल्कुल नहीं। उनके पास बंदूकों से ज्यादा मारक हथियार था, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के कीटाणु। क्योंकि अमेरिका के मूल निवासी तो सदियों से दुनिया से कटे हुए थे ना। एकदम सही। उनके शरीर में इन नई बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी थी ही नहीं। और चेचक के वायरस ने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर दिया। एक तरह से अनजाने में इस्तेमाल किया गया जैविक हथियार था, जिसने यूरोपीय ताकतों को बिना ज्यादा लड़े ही जीत दिला दी। अब विचारों और बीमारियों के इस आदान प्रदान ने 19वीं सदी में एक नया मोड़ दिया। हाँ, क्योंकि तब तक तकनीक आ चुकी थी और दुनिया सच में सिकुड़ने लगी थी। स्रोतों के अनुसार 19वीं सदी के अर्थशास्त्रियों ने 3 तरह के प्रवाह या फ्लो की पहचान की थी। पहला तो व्यापार का प्रवाह था, है ना, जहाँ कपड़े या गेहूं जैसी चीजों का लेन देन बढ़ा। हाँ, दूसरा था श्रम का प्रवाह,
जहां लोग रोजगार की तलाश में एक देश से दूसरे देश पलायन करने लगे। और तीसरा था पूंजी का प्रवाह। यानी पैसा लंबी दूरी के निवेश के लिए जाने लगा। लेकिन इन तीनों चीजों को रफ्तार देने वाली असल ताकत तो तकनीक ही थी। बिल्कुल। रेलवे, स्टीमशिप यानी भाप वाले जहाज और टेलीग्राफ, इनके बिना हम इस जुड़ाव की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका सबसे गजब का उदाहरण मांस का व्यापार है। मतलब मीट ट्रेड की कहानी बहुत ही अद्भुत है। हाँ, क्योंकि पहले जिंदा जानवरों को जहाजों में अमेरिका से यूरोप लाया जाता था। और महीनों के सफर में बेचारे जानवर या तो मर जाते थे या इतने कमजोर हो जाते थे कि खाने लायक नहीं रहते थे। इसीलिए मांस बहुत महंगा होता था। फिर आविष्कार हुआ रेफ्रिजरेटेड जहाजों का, यानी जहाजों में कूलिंग सिस्टम लग गया। तो अब जिंदा जानवरों को ले जाने की जरूरत ही खत्म हो गई। एकदम सही। अब जानवरों को अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में ही काटा जाता और उनके मांस को फ्रीज करके यूरोप भेजा जाने लगा। इससे तो बहुत जगह बची होगी जहाज में। हाँ, और यूरोप में सस्ता मांस पहुंचने लगा होगा। हाँ, लंदन के स्मिथफील्ड मार्केट में दुनिया भर से मांस आने लगा। यूरोप के आम मजदूरों की डाइट सुधरी और उनका जीवन स्तर भी। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी। हाँ, बताइए। हम कह रहे हैं कि तकनीक ने वैश्वीकरण को बढ़ाया, लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर उपनिवेशवाद की जरूरतों ने नई तकनीक का आविष्कार करवाया? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जवाब इसी में छिपा है कि पैसा कहाँ से आ रहा था। मतलब यूरोप के कारखानों से? बिल्कुल। रेलवे या बड़े जहाज सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं बन रहे थे। कारखानों को कच्चा माल चाहिए था और मजदूरों को सस्ता खाना। तो उपनिवेशों से चीजें जल्द से जल्द लूट कर यूरोप पहुंचाने के लिए ही ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया। हाँ, तकनीक एक औजार थी और उसे चलाने वाला हाथ उपनिवेशवाद का था। और जब हम इस जुड़ाव की बात करते हैं तो इसका एक बहुत ही स्याह पहलू भी है। तकनीक ने यूरोप को तो अमीर बना दिया, लेकिन बाकी दुनिया के लिए ये खौफनाक था। अगर हम अफ्रीका का उदाहरण लें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 1885 में बर्लिन में यूरोपीय ताकतों का एक सम्मेलन हुआ। हाँ, जहां उन्होंने मेज पर अफ्रीका का नक्शा रखा और सचमुच एक स्केल रखकर उसे आपस में बांट लिया। और आज भी अफ्रीका के नक्शे में जो सीधी रेखाएं हैं वो उसी बंटवारे का नतीजा है। कितनी अजीब बात है ना? लेकिन नक्शे पर लकीरें खींचना अलग बात है और वहां काम करवाना अलग। यही तो यूरोपीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या बनी। अफ्रीका में जमीन और मवेशी बहुत थे, लेकिन आबादी कम थी। तो लोग अपनी जरूरत का खाना खुद उगा लेते थे। उन्हें किसी और के लिए काम करने की क्या जरूरत? बिल्कुल। जब आपकी अपनी जमीन और जानवर आपका पेट भर रहे हों, तो आप खदानों में जाकर मजदूरी क्यों करेंगे? यूरोपीय लोगों को मजदूरी ही नहीं मिल रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया? क्या लोगों से जबरदस्ती काम करवाया गया? उन्होंने ऐसे भारी टैक्स लगा दिए जो सिर्फ नकद पैसों में चुकाए जा सकते थे, और नकद पैसा तभी मिलता जब वो खदानों में काम करते। क्या चालाकी है! मतलब आर्थिक रूप से उन्हें मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तराधिकार के कानून भी बदल दिए। परिवार की जमीन सिर्फ एक सदस्य को मिलती, बाकी को मजबूरन मजदूरी के लिए जाना पड़ता। लेकिन फिर भी बहुत से लोग डटे हुए थे। फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। रिंडरपेस्ट। हाँ, रिंडरपेस्ट एक पशु रोग था। मैं पढ़ रही थी कि इसने अफ्रीका के 90% मवेशियों को मार दिया। ये जैविक रूप से इतनी जल्दी कैसे फैल गया? असल में 1880 के दशक के अंत में इटालियन सैनिकों का पेट भरने के लिए ब्रिटिश एशिया से कुछ जिंदा मवेशी अफ्रीका लाए गए थे। और उन मवेशियों में ये वायरस था? हाँ, और अफ्रीका के जानवरों में इस एशियाई वायरस के खिलाफ कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। ये जंगल की आग की तरफ फैल गया और कुछ ही सालों में 90% जानवर मारे गए। ये तो ऐसा था जैसे किसी ने एक पूरे महाद्वीप का बैंक अकाउंट हैक कर लिया हो। बैंक अकाउंट हैक? हाँ, मतलब उनकी मुद्रा तो उनके मवेशी ही थे ना। जब मवेशी ही नहीं रहे तो उन्हें जबरदस्ती एक नए आर्थिक सिस्टम में धकेल दिया गया। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। रोजी रोटी छिनने के बाद अफ्रीका के लोगों के पास यूरोपीय खदानों में मजदूरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मतलब एक बीमारी ने पूरी की पूरी राजनीतिक और आर्थिक सत्ता को बदल कर रख दिया। बिल्कुल। और जब दुनिया इतनी गहराई से जुड़ जाती है तो एक हिस्से में लगी आग दूसरे हिस्से को भी जलाती है। जो हमने 20वीं सदी की शुरुआत में देखा। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया का सिस्टम हिला दिया। हाँ, जो ब्रिटेन कभी दुनिया को कर्ज देता था, युद्ध का खर्च उठाते उठाते वो खुद अमेरिका के कर्ज तले दब गया। और सारी फैक्ट्रियां सिर्फ हथियार बनाने में लग गईं। लेकिन युद्ध के बाद अमेरिका में मास प्रोडक्शन का दौर आया। हेनरी फोर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ, असेंबली लाइन वाले
जिन्होंने कारों का उत्पादन बहुत तेज कर दिया था। बिल्कुल, उत्पादन बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी और खूब खरीदारी हुई। लेकिन फिर 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी आ गई। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? मास प्रोडक्शन तो अच्छी बात लग रही थी, तो ये मंदी का कारण कैसी बन गई? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। मंदी मुख्य रूप से कृषि में अत्यधिक उत्पादन यानी ओवर प्रोडक्शन की वजह से शुरू हुई। मतलब बाजार में जरूरत से ज्यादा अनाज आ गया था। हाँ, सप्लाई बढ़ी तो कीमतें गिरने लगीं। अब किसानों ने सोचा कि नुकसान पूरा करने के लिए वो और ज्यादा अनाज उगाएंगे। लेकिन उससे तो कीमतें और ज्यादा गिर गई होंगी। बिल्कुल, अनाज सड़ने लगा, किसानों की आमदनी खत्म हो गई। उन्होंने कारखाने का सामान खरीदना बंद कर दिया और पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। बैंक डूब गए, फैक्ट्रियां बंद हो गईं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, भारत जैसे देश जो इस प्रोडक्शन का हिस्सा भी नहीं थे, उन्हें इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ी? क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का एक शॉक अब्जॉर्बर बन चुका था। शॉक अब्जॉर्बर मतलब अंग्रेजों ने अपना सारा नुकसान भारत पर डाल दिया। हाँ, भारत कच्चे माल जैसे जूट और कपास का निर्यात करता था। मंदी में कारखाने बंद हुए तो भारतीय कच्चे माल की मांग गिर गई, कीमतें आधी रह गईं। लेकिन मैंने स्रोतों में पढ़ा कि ब्रिटिश सरकार ने किसानों का टैक्स कम नहीं किया। यही तो सबसे बड़ा जुल्म था। टैक्स नकदी चुकाना था। भारत के किसानों को अपना सोना और जमीन तक बेचनी पड़ गई। और वो सारा सोना ब्रिटेन जाने लगा। मतलब ब्रिटेन बच गया और भारत का किसान बर्बाद हो गया। एकदम सही। खैर, इस महामंदी और दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बाद दुनिया के नेताओं को समझ आ गया था कि इस अर्थव्यवस्था को ऐसे ही राम भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल, आर्थिक स्थिरता और फुल एम्प्लॉयमेंट सुनिश्चित करने के लिए कुछ करना जरूरी था। और यहीं से ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की शुरुआत हुई ना, 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में। हाँ, और इसी सम्मेलन से जन्म हुआ IMF और वर्ल्ड बैंक का। इस सिस्टम की बुनियाद क्या थी? क्योंकि अर्थशास्त्र के शब्द कई बार बहुत भारी लगते हैं। इसकी बुनियाद थी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इसे ऐसे समझिए कि दुनिया भर की करेंसी की कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले फिक्स कर दी गई। और डॉलर की कीमत सोने के मुकाबले फिक्स थी? बिल्कुल, $35 प्रति औंस सोना। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिरता आ गई। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, तो ब्रेटन वुड्स ने दुनिया का एक ग्लोबल HR और फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया था। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये ऐसा डिपार्टमेंट था जो सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट यानी अमीर देशों की सुनता था। विकासशील देश तो वहाँ इंटर्न्स की तरह थे। बहुत खूब। और इसीलिए उन इंटर्न्स को आगे चलकर अपनी अलग यूनियन बनानी पड़ी, जिसे G77 कहा गया, है ना? हाँ, इन स्वतंत्र हुए नए देशों ने मिलकर G77 बनाया और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी NIEO की मांग की, ताकि उन्हें अपने ही प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण मिल सके और पश्चिमी देशों का दखल कम हो। लेकिन 1970 के दशक के बाद चीजें फिर बदलने लगी। अमेरिका अपना डॉलर सोने के बराबर बरकरार नहीं रख पाया और वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम टूट गया। उसकी जगह आ गए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और इसी दौर में मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन एशियाई देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां मजदूरी बहुत सस्ती थी और यहीं से चीन जैसे देशों की अहमियत बढ़ने लगी। बिल्कुल, चीन ने जब विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोले तो दुनिया भर की कंपनियों ने वहां अपनी फैक्ट्रियां लगा ली। इसीलिए आज हम दुकानों में देखते हैं तो ज्यादातर टीवी, मोबाइल या खिलौने मेड इन चाइना के होते हैं। ये पूंजी और सस्ते श्रम के प्रवाह का ही तो नतीजा है। तो आज की इस पूरी चर्चा को सुनकर एक बात तो साफ है, आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है या टेबल पर जो खाना है वो अचानक से नहीं आया। बिल्कुल नहीं, ये सिल्क रूट के व्यापारियों, रिंडोपिस जैसे बीमारियों, महामंदी के झटकों और ब्रेटन वुड्स के फैसलों की एक लंबी यात्रा है। तो हमारे सुनने वाले अगली बार जब मेड इन चाइना का टैग देखेंगे या कोई आर्थिक खबर सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि ये अदृश्य धागे सदियों से बुने जा रहे हैं। इतिहास सच में बहुत गहरा है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हमारे स्रोतों से हमने देखा कि पुराने समय में समुद्र, रेल और सीमाओं ने दुनिया को जोड़ा। और ब्रेटन वुड जैसी संस्थाओं ने उसे कंट्रोल किया। बिल्कुल, लेकिन अब जरा सोचिए, आने वाले समय में जब वैश्वीकरण पूरी तरह से डिजिटल और बिना सीमाओं वाला हो जाएगा, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल करेंसी का राज होगा, बिना किसी बैंक या बॉर्डर के। हाँ, तो क्या तब ये पुरानी ब्रेटन वुड्स जैसी संस्थाएं कोई मायने रखेंगी, या फिर हम अनजाने में एक नया सिल्क यूट बना रहे हैं
जिसके अपने नए वायरस होंगे। जो शायद पूरी दुनिया को एक बार फिर से बदल देंगे। ये सोचने वाली बात है। श्रोताओं, इस पर खुद जरूर विचार कीजिएगा। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।